नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सोजस क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन राजस्थान जीके से संबंधित इम्पोर्टेंट पूरे 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों, ऐसे ही अपन पूरे 100 क्वेश्चन के 2-4 वीडियो लेके आएंगे जिसमें कंप्लीट राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चन अपन देख लेंगे। चलिएगा दोस्तों, आज का अपना ये मैराथन क्लास का पहला वीडियो है जिसमें पूरे अपन 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं और 100 के 100 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिएगा दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिएगा दोस्तों, इस मैराथन वाले वीडियो की शुरुआत करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, गिंगोली का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? जयपुर और बीकानेर, मेवाड़ और जोधपुर, जयपुर और जोधपुर, जयपुर और मेवाड़। गिंगोली का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? दोस्तों, ये गिंगोली का युद्ध जो है 1807 में हुआ था और ये वही युद्ध है जो आपने पढ़ा भी होगा कहीं पे, कृष्णा कुमारी विवाद। कृष्णा कुमारी विवाद से संबंधित ये युद्ध है दोस्तों। और ये हुआ था दोस्तों जयपुर के जगत सिंह और मारवाड़ के हुआ था, मारवाड़ के मान सिंह, यानी कि जगत सिंह और मारवाड़ के मान सिंह के मध्य ये युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध? गिंगोली का युद्ध। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर और जोधपुर। जयपुर और जोधपुर की सेनाओं के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? गिंगोली का युद्ध। कब हुआ था? 1807 में। और इसका कारण क्या था? कृष्णा कुमारी विवाद। आगे बढ़ते हैं। तुंगा का युद्ध कब लड़ा गया? 1777, 1787, 1789 और 1790। तुंगा का युद्ध कब लड़ा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1787 में। तुंगा का युद्ध कब लड़ा गया? 1787 में। और ये लड़ा गया था दोस्तों प्रताप सिंह और मराठा सेनापति थे दोस्तों महादजी सिंधिया के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ किले पर किस वर्ष हमला किया? 1533, 1303, 1568, 1616। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ किले पर किस वर्ष हमला किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1533 में। और यहाँ पे साका हुआ था दोस्तों। साका कब हुआ था? साका हुआ था यहाँ पे 1534-35 में साका हुआ था। और रानी थी दोस्तों कर्मावती। कौन थी? रानी थी कर्मावती। और केसरिया किया था उस समय बाघ सिंह ने। केसरिया किसने किया था? बाघ सिंह ने। तो गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ किले पर किस वर्ष हमला किया? 1533 में। और साका हुआ था वहां पे 1534-35 में। और कौन सी रानी थी? कर्मावती थी। और केसरिया किसने किया था? बाघ सिंह ने। आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया? भगवंत दास, अब्दुल रहीम खान खाना, शाहबाज खान और जगन्नाथ कछुआ। मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, जगन्नाथ कछुआ ने। और ये कब किया था दोस्तों? 1584 में किया था जगन्नाथ। और यहाँ पे जगन्नाथ कछुआ की छतरी जो है मांडल भीलवाड़ा में बनी हुई है, ये भी याद रखिएगा आप, मांडल भीलवाड़ा। तो मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया? जगन्नाथ कछुआ ने। कब किया? 1584 में। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जगन्नाथ कछुआ की छतरी कहाँ पे बनी हुई है? मांडल भीलवाड़ा में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कब किया? 15 अक्टूबर 1562 ईस्वी, 23 अक्टूबर 1567 ईस्वी, 25 फरवरी 1568 ईस्वी और 15 जून 1572 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 25 फरवरी 1568 ईस्वी। अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर कब अधिकार किया? 25 फरवरी 1568 ईस्वी। और उस समय शासक कौन थे वहां के? मेवाड़ के, यानी कि चित्तौड़ के शासक थे उदय सिंह। और उस समय जब अकबर ने आक्रमण किया था उस समय केसरिया किया था दोस्तों जयमल फत्ता ने केसरिया किया था। और जौहर किया था दोस्तों फूल कंवर ने। जौहर किसने किया था? फूल कंवर ने।
आगे बढ़ते हैं। रणथंभौर के शासक हमीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी? 1290 ईस्वी, 1292 ईस्वी, 1299 ईस्वी और 1301 ईस्वी। रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 1290 ईस्वी। कब हुई थी? 1290 ईस्वी हुई थी। उस समय जलालुद्दीन ने आक्रमण किया था दोस्तों, जो रणथंभौर का जाहिन दुर्ग है, जाहिन दुर्ग पर आक्रमण किया था और हमीरदेव चौहान की जो सेना है उसका नेतृत्व किया था दोस्तों गुरुदास भी आ जाता है, कभी कभार गुरुदान भी आ जाता है, गुरुदान या गुरुदास सैनी ने। और यह कब हुआ था? 1290 में। आगे बढ़ते हैं। खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? महमूद लोधी, हसन खां मेवाती, हाकिम खां सूर, मालदेव राठौड़। खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हाकिम खां सूर। और खानवा का युद्ध, अगर आपसे इस खानवा का युद्ध के सन कई बार पूछे हुए हैं, तो सन का याद रखिएगा ये कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1527 में। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। और महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? आंसर हो जाएगा हकीम खां सूर। आगे बढ़ते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर था? राणा पुंजा, लोणा चावंडिया, राणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर कौन था दोस्तों? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राणा पुंजा। ये भील सेना का सेनापति था और राणा पुंजा का जन्म हुआ था दोस्तों मेहरपुर में। और ये दोस्तों जो ये राणा पुंजा है ये चंद्रावल सेना का सेनापति था। चंद्रावल सेना का मतलब होता है जो पीछे के भाग में रहती है। और जो हरावल सेना है, हरावल का मतलब होता है जो सेना आगे का भाग होती है, जो आगे की सेना होती है उसे हरावल कहते हैं। और हरावल सेना का नेतृत्व किया था दोस्तों हकीम खां सूर ने। किसने किया था? हकीम खां सूर ने। आगे बढ़ते हैं। कर्नल जेम्स टॉड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा है? हल्दी घाटी का युद्ध, दिवेर का युद्ध, खानवा का युद्ध और सारंगपुर का युद्ध। कर्नल जेम्स टॉड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी दिवेर का युद्ध। और दिवेर का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो दिवेर का युद्ध हुआ था 1582 में। याद रखिएगा कब हुआ था? 1582 में हुआ था। और मेवाड़ का मैराथन किसने कहा था इसको? जेम्स टॉड ने कहा था। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। यानी कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो डायरेक्ट आंसर बता देता हूं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ए में 1 गागरोन का युद्ध कब हुआ था? 1519 में। बी में 3 का मतलब है सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? 1437 में। और सी में 2 सुमेल का युद्ध कब हुआ था? 1544 में। और लास्ट बचा है अपना साहिबा का युद्ध कब हुआ था? 1541-42 में। याद रखिएगा गागरोन का युद्ध 1519 में, सारंगपुर का युद्ध 1437 में, सुमेल का युद्ध 1544 में और साहिबा का युद्ध 1541-42 में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युद्धों को सही तिथि क्रम में रखते हुए चयन कीजिए। युद्ध कौन कौन से हैं? खानवा का युद्ध, सुमेलगिरी का युद्ध, बटनेर का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है ACDB, ABCD, CABD और ABDC। तो इनका पहले तो अपन को सन याद होगा तो ही अपन इसका सही आंसर दे पाएंगे। खानवा का युद्ध तो कब हुआ था? अब मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था 1527 में। और सुमेलगिरी का युद्ध कब हुआ था? 1544 में। और बटनेर का युद्ध कब हुआ था? 1398 ईस्वी में। और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। इस हिसाब से अपना सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी CABD। यानी खानवा का युद्ध 1527, सुमेलगिरी का युद्ध 1544, बटनेर का युद्ध 1398 और हल्दी घाटी का युद्ध 1576। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है राणा सांगा के द्वारा लड़ी गई निम्न लड़ाइयों का सही काल क्रम होगा।
लड़ाइयां कौन कौन सी दे रखी है, बयाना की लड़ाई, खातौली की लड़ाई और गागरोन की लड़ाई। पहले तो अपन को इन लड़ाइयों का सन याद होगा तो ही अपन इनको सही कालक्रम में यानी कि सही समय अनुसार व्यवस्थित कर पाएंगे। बयाना की लड़ाई कब हुई थी दोस्तों? बयाना की लड़ाई हुई थी 1527 में और तारीख थी दोस्तों 21 फरवरी। कब थी? 21 फरवरी को हुआ था कौन सा? बयाना का युद्ध। उसके बाद खातौली की लड़ाई। खातौली की लड़ाई हुई थी दोस्तों 1517 में और गागरोन की लड़ाई हुई थी 1519 में। तो अपन को इन सन के अनुसार सही व्यवस्थित क्रम में इनको रखना है। तो आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन डी, DCA। DCA यानी कि खातौली। पहले तो आएगा खातौली, खातौली के बाद आएगा गागरोन, गागरोन के बाद कौन सा आएगा? बयाना। तो ये है राणा सांगा के द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों का सही क्रम। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन के राजस्थान पर आक्रमणों का सही क्रम है। जालोर आक्रमण, चित्तौड़ आक्रमण और रणथंभौर आक्रमण। जालोर आक्रमण कब हुआ था दोस्तों? 1311 में। और चित्तौड़ आक्रमण कब हुआ था? 1303 में। और रणथंभौर आक्रमण कब हुआ था? 1301 में। तो इस हिसाब से अपना सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है CBA। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस स्थान पर अलाउद्दीन खिलजी का युद्ध नहीं हुआ? रणथंभौर, नाडोल, सिवाना, जालोर। तो अपन ने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था इन सभी जगह पे युद्ध हुआ था केवल और केवल नाडोल को छोड़कर। नाडोल पर अलाउद्दीन खिलजी का युद्ध नहीं हुआ था, बाकी रणथंभौर पर हुआ था, सिवाना पर हुआ था और जालोर पर हुआ था। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1190 ईस्वी, 1191 ईस्वी, 1192 ईस्वी और 1193 ईस्वी। तराइन का जो युद्ध है दोस्तों, तराइन का युद्ध दो प्रकार से हुआ था। एक तो हुआ था दोस्तों 1191 ईस्वी में और दूसरा हुआ था 1192 ईस्वी में। और ये तराइन जो है ये स्थान पड़ता है दोस्तों करनाल हरियाणा में, ये स्थान पड़ता है तराइन। तो यहाँ पे अपन को क्वेश्चन पूछ रहा है कि द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी, 1192 ईस्वी में। और प्रथम युद्ध की बात करें तो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने किसे पराजित किया? महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद कासिम, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद गोरी। तराइन के प्रथम युद्ध जो 1191 ईस्वी में हुआ था, तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने किसको हराया था? किसको हराया था दोस्तों? मोहम्मद गोरी को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग पर विजय प्राप्त नहीं करने पर यह कहा था कि मैं इस दुर्ग को मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता? ये कथन है दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था और वो किस दुर्ग पर विजय प्राप्त नहीं करने पर कहा था? ऑप्शन है बयाना दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, बाड़ी दुर्ग और धौलपुर दुर्ग। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रणथंभौर दुर्ग। भाई साहब रणथंभौर दुर्ग को वो जीत नहीं पाया इसलिए उसने बोल दिया मैं इस दुर्ग को मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। आगे बढ़ते हैं। 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जालोर का शासक कौन था? रतन सिंह, हमीर देव, सातल देव और कानड़ देव। 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जालोर का शासक कौन था? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कानड़ देव। और इसमें कानड़ देव ये जो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था ये जालोर पर कब किया था दोस्तों? जालोर पर किया था ये 1311 में और सिवाना पर किया था 1308 में। तो याद रखिएगा आप जालोर पर तो कब किया था? जालोर पर किया था 1311 में और सिवाना पर कब किया था? सिवाना पर किया था 1308 में। तो ये भी याद रखिएगा 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय जालोर का शासक कौन था? कानड़ देव। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में किस शहर का नाम खिजराबाद रखा? चित्तौड़, जालोर, आमेर, रणथंभौर। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों राजस्थान के दो चार ऐसे शहर हैं जिनका नाम ही चेंज कर दिया था। वो कौन कौन से शहर है मैं आपको बता दूं। खेराबाद तो किया था दोस्तों
खेराबाद किया था दोस्तों सिवाना का। किसका किया था? सिवाना का। और उसके बाद जलालाबाद, एक क्या था? जलालाबाद। जलालाबाद किया था दोस्तों जालोर का। और अपन को क्वेश्चन पूछ रहा है कि खिजराबाद किसका रखा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़ का। यानी कि चित्तौड़ का तो खिजराबाद, सिवाना का खेराबाद और जालोर का जलालाबाद। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, सिवाना के युद्ध में 1308 ईस्वी अलाउद्दीन खिलजी ने किस राजा को पराजित किया? वीरम देव, मालदेव चौहान, सातल देव और रतन सिंह। सिवाना के युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी ने किस राजा को पराजित किया? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सातल देव को। सिवाना के युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी ने किस राजा को पराजित किया? सातल देव को, जो कि कब हुआ था? 1308 में। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, राणा सांगा ने सारंगपुर के युद्ध में किसे पराजित किया? नसरुद्दीन खिलजी, महमूद खिलजी, नसीरुद्दीन खिलजी, इनमें से कोई नहीं। एक तो है दोस्तों नसरुद्दीन खिलजी और एक है नसीरुद्दीन खिलजी। तो राणा सांगा ने सारंगपुर के युद्ध में किसे पराजित किया? और सारंगपुर का युद्ध जो है 1437 में हुआ था। राणा सांगा ने सारंगपुर के युद्ध में किसे पराजित किया दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा महमूद खिलजी ने। और सारंगपुर जो स्थान है दोस्तों ये गुजरात में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, राणा सांगा ने किस युद्ध में प्राचीन राजपूत परंपरा पाती पेरवन को अपनाया? बयाना के युद्ध में, खानवा के युद्ध में, खातौली के युद्ध में और उपयुक्त सभी में। राणा सांगा ने कौन सी परंपरा है राजपूत परंपरा पाती पेरवन को अपनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खानवा के युद्ध में। पाती पेरवन का अर्थ क्या होता है दोस्तों? एक छत्र के नीचे सभी शासकों को एकत्रित करना। यानी राणा सांगा ने यह प्रयास किया था कि जो भी आसपास के जो भी शासक है उन सभी के साथ यानी कि एकजुट होकर युद्ध लड़ा जाए ताकि इनकी जीत हो। आगे बढ़ते हैं। खातौली वर्तमान में किस जिले में स्थित है जहां राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। खातौली का युद्ध जो हुआ था राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच, जो कि खातौली स्थान वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कोटा में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, जोधपुर शासक राव मालदेव ने पाहोबा के युद्ध में किसे पराजित किया? जो कि 1541 में हुआ था पाहोबा का युद्ध। उसमें मालदेव ने किसे पराजित किया था दोस्तों? राव लोणकरण, राय सिंह, कर्ण सिंह और राव जेत सिंह। जोधपुर के शासक राव मालदेव ने पाहोबा के युद्ध में किसे पराजित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा राव जेत सिंह ने। और ये युद्ध दोस्तों 1541 में हुआ था राव मालदेव और राव जेत सिंह के मध्य, जिसमें राव मालदेव की विजय हुई थी। और राव मालदेव के सेनापति लड़े थे इसमें दोस्तों जेता और कुंपा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राव मालदेव के सेनापति कौन है? जेता और कुंपा। आगे बढ़ते हैं। मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो दी होती, किसने कहा था? यानी कि ये कथन किसने कहा था? बाबर, इब्राहिम लोदी, अलाउद्दीन खिलजी और शेरशाह सूरी। मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो दी होती, किसने कहा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शेरशाह सूरी ने। और ये युद्ध हुआ था गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल के युद्ध में कहा था ये बात। और ये कब हुआ था? 5 जनवरी 1544 को कौन सा युद्ध हुआ था? गिरी सुमेल का युद्ध, जिसमें शेरशाह सूरी ने क्या कहा था? मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो दी होती। आगे बढ़ते हैं। किस युद्ध को जेतारण युद्ध के नाम से जाना जाता है? पाहोबा, बिथोरा, सुमेल और दौराई। किस युद्ध को जेतारण युद्ध के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुमेल। सुमेल दोस्तों जेतारण ब्यावर में पड़ता है। पहले ये पाली जिले में पड़ता था, लेकिन नए जिले बनने के बाद जेतारण कौन से जिले में आता है? ब्यावर जिले में। तो ये किस युद्ध को जेतारण युद्ध के नाम से जाना जाता है? सुमेल युद्ध को जेतारण युद्ध के नाम से जाना जाता है। और जेतारण जो स्थान है ये ब्यावर जिले में है। और अगर पहले का जिला पूछ लिया जाए आपसे, पूर्व जिला, पहले कौन से जिले में आता था? पाली में। आगे बढ़ते हैं। जालोर के कानड़ देव के किस पुत्र का प्रेम प्रसंग अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा के साथ था, जो जालोर युद्ध का कारण बना? दोस्तों ये प्रेम प्रसंग की जो कहानी है बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। आपको कभी समय मिले, कभी सुनने को मिले तो इसको जरूर सुनिएगा, क्योंकि जो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में ही जो ये था,
ये इनका पुत्र कानड़ देव का पुत्र वीरम देव, इसने अलाउद्दीन के जो उनका ये चल रहा था दरबार, उसी में ही उनको चैलेंज कर दिया था। तो ये थोड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, आप इसको जरूर सुनिएगा। क्वेश्चन है अपना, जालोर के कानड़ देव के किस पुत्र का प्रेम प्रसंग अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा के साथ था, जो कि जालोर युद्ध का कारण बना। यानी कि जो उनका प्रेम प्रसंग था, उस प्रेम प्रसंग के कारण ही जालोर का युद्ध हुआ था। तो वो कौन से पुत्र थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, वीरम देव। आगे बढ़ते हैं। 21 जून 1576 ईस्वी को निम्न में से कौन सा युद्ध हुआ? कुंभलगढ़ युद्ध, दिवेर युद्ध, हल्दी घाटी युद्ध, खानवा युद्ध। 21 जून 1576 को कौन सा युद्ध हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हल्दी घाटी युद्ध। हल्दी घाटी युद्ध की डेट दोस्तों सामान्य रूप से 18 जून 1576 को होता है और ज्यादातर यही माने हैं 18 जून 1576, लेकिन गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इसकी डेट क्या है? 21 जून 1576। याद रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 21 जून 1576 को कौन सा युद्ध हुआ था? कौन सा युद्ध हुआ था? हल्दी घाटी युद्ध। और क्वेश्चन ये आ जाए कि 18 जून 1576 को कौन सा युद्ध हुआ था, तो भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? हल्दी घाटी युद्ध। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से गलत कथन है। कथन है दोस्तों, ऑप्शन ए है कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी युद्ध को थर्मोपली कहा, सही बात है। ऑप्शन बी है अबुल फजल ने हल्दी घाटी युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा, यह भी सही बात है। ऑप्शन सी है आसफ खान ने हल्दी घाटी युद्ध को जिहाद का युद्ध कहा, यह भी सही है। ऑप्शन डी है फेजी ने हल्दी घाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा, ये गलत कथन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फेजी ने हल्दी घाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा, जबकि फेजी ने नहीं कहा था। ये गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था? बंदायूनी ने कहा था। गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था? बंदायूनी ने। और यहाँ पे ऑप्शन है अपना फेजी ने हल्दी घाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा, तो ये कथन अपना गलत हो जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय यहाँ के एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? इनकी एजीजी कौन थे राजस्थान के 1857 की क्रांति के समय? ऑप्शन है कप्तान ब्लैक, हेनरी लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और कप्तान हीथकॉट। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर यानी कि एजीजी कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। और राजस्थान के पहले एजीजी पूछ ले आपसे, पहले एजीजी कौन है? मिस्टर लोकेट। और 1857 की क्रांति के समय कौन है? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? आहुआ, एरिनपुरा, नसीराबाद और देवली। राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी दोस्तों? कौन सी छावनी से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नसीराबाद छावनी से। तो नसीराबाद छावनी से ये स्टार्ट हुई थी क्रांति 28 मई 1857 ईस्वी को। और यहाँ पे कौन सी सैनिक टुकड़ी थी जिसने यहाँ पे विद्रोह किया था, यानी क्रांति की शुरुआत की थी? तो वो थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। और इस क्रांति के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था, जिस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बख्तावर सिंह ने। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? नसीराबाद से हुई थी। कब हुई थी? 28 मई 1857 को। कौन सी सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह किया? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने। और नेतृत्वकर्ता कौन थे? बख्तावर सिंह। आगे बढ़ते हैं। असुमेलित बताइए। 28 मई 1857 को नीमच, 5 जून 1857 को 28 मई 1857 को नसीराबाद, 5 जून 1857 को नीमच, 21 अगस्त 1857 को माउंट आबू और सितंबर 1857 को आहुआ। तो इसमें से गलत युग्म को बताना है। कौन सा है गलत युग्म? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 जून 1857 नीमच। ये गलत युग्म है, जबकि नीमच में क्रांति कब से स्टार्ट हुई थी? 31 जून 1857 से। यहाँ पे अपन को डेट दे रखी है 5 जून 1857, जो कि गलत है। नीमच में क्रांति स्टार्ट हुई थी 31 जून 1857 ईस्वी से। आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान मेजर बर्टन व उनके 2 पुत्र कहाँ मारे गए थे? नसीराबाद, एरिनपुरा, जोधपुर और कोटा। 1857 की क्रांति के दौरान मेजर बर्टन व उनके 2 पुत्र कहाँ मारे गए थे दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा में। और कोटा में दोस्तों 1857 की क्रांति बहुत ही जोरदार तरीके से क्रांति हुई थी कोटा में। कोटा में विद्रोह हुआ था 15 अक्टूबर 1857 को। और उस समय कोटा के शासक थे महाराव राम सिंह द्वितीय।
और इस क्रांति का नेतृत्व किया था दोस्तों मेहराब खां और जयदयाल ने। और उस समय यहाँ पे कोटा का जो एजेंट था वो था मेजर बर्टन, और यानी कि पॉलिटिकल एजेंट कौन था यहाँ पे, मेजर बर्टन। और यहाँ की क्रांति का नेतृत्व किया था मेहराब खां और जयदयाल ने। और क्रांति यहाँ पे कब हुई थी, 15 अक्टूबर 1857 को। और कोटा के उस समय शासक कौन थे, महाराव राम सिंह देते। तो ये सभी बातें आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता था? अली बेग, कुशाल सिंह, जयदयाल, हीरालाल। अभी पिछले क्वेश्चन की एक्सप्लेन में मैंने आपको बता दिया कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व करता कौन थे यहाँ पे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जयदयाल। कौन कौन थे, मेहराब खां और जयदयाल, दोनों यहाँ 1857 की क्रांति में कोटा के नेतृत्व करता थे। इनके यहाँ के मुख्य नेता थे कौन, जयदयाल और मेहराब खां। और ये अली बेग और हीरालाल ये दोनों थे नीमच की क्रांति में। और बाकी कुशाल सिंह बचा, ये कहाँ का था, आहुआ का। आगे बढ़ते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? ऑप्शन है बूंदी, करौली, झालावाड़ और जयपुर। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करौली ने। और करौली के शासक थे दोस्तों मदन पाल ने सैनिक सहायता भेजी थी, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी था। यहाँ पे जो विद्रोह हो रहा था उसको दबाने आया था, कर्नल रॉबर्ट्स। तो कर्नल रॉबर्ट्स को इसने सैनिक सहायता दी थी, किसने, करौली के मदन पाल ने सैनिक सहायता दी थी कर्नल रॉबर्ट्स को। आगे बढ़ते हैं। 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज शासक ने आहुआ पर आक्रमण किया? पीटी पेंच, कैप्टन लुडलो, चार्ल्स मेटकॉफ, कर्नल होम्स। 20 जनवरी 1858 को किस अंग्रेज शासक ने आहुआ पर आक्रमण किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नल होम्स ने। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान की किस सैनिक छावनी के सैनिकों ने दिया था? एरिनपुरा छावनी, नीमच छावनी, नसीराबाद छावनी और खेरवाड़ा छावनी। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान की किस सैनिक छावनी ने दिया था दोस्तों? तो यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एरिनपुरा छावनी ने। और एरिनपुरा छावनी का जो विद्रोह होता उसके नेतृत्व करता थे शिवनाथ, शिव प्रसाद, मोती खां और तिलक राम। और यहाँ पे सैनिक टुकड़ी थी दोस्तों जोधपुर लीजियन। जोधपुर लीजियन के सैनिकों को पूर्विया सैनिकों के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये एरिनपुरा छावनी है जहाँ पे सर्वाधिक संघर्ष हुआ था, सर्वाधिक संघर्ष करने वाली सैनिक छावनी कौन है दोस्तों? एरिनपुरा छावनी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? आहुआ, अजमेर, जयपुर और नीमच। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयपुर। जयपुर में 1857 की क्रांति का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे जयपुर में, जबकि आहुआ में क्रांति हुई थी, अजमेर में हुई थी और नीमच में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति में नसीराबाद छावनी में विद्रोह करने वाली बटालियन थी, यानी कि कौन सी सेना थी जिसने नसीराबाद में विद्रोह किया था? फर्स्ट बॉम्बे लॉन्सर्स, 30वीं BNI, मेरवाड़ा बटालियन, 15वीं BNI। BNI का मतलब है बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तो नसीराबाद छावनी में कौन सी सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15वीं BNI यानी कि 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है अपना, 1857 की क्रांति के समय भारत का वायस राय कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड हॉर्डिंग। 1857 की क्रांति के समय भारत का वायस राय कौन था दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग को दोस्तों दयालु वायस राय के नाम से भी जानते हैं, दयालु वायस राय। इन्हें दयालु वायस राय भी कहा जाता है। लॉर्ड कैनिंग को, जो कि 1857 की क्रांति के समय भारत का वायस राय था, लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 41 है अपना, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में ब्रिटिश कालीन सैनिक छावनियां थी 4, 6, 5, 7। यानी कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी,
6 सैनिक छावनियां, और 6 सैनिक छावनियां कौन कौन सी थी? नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, ब्यावर, खेरवाड़ा और देवली। ये दोस्तों 6 सैनिक छावनियां थी। इनमें सबसे छोटी सैनिक छावनी थी देवली। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कहां सैनिक छावनी स्थित नहीं थी? खेरवाड़ा, सागवाड़ा, देवली, एरिनपुरा। यानी कि ये स्थान दे रखे हैं, इन स्थानों में से कहां पर सैनिक छावनी नहीं थी? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सागवाड़ा। सागवाड़ा में किसी प्रकार की कोई सैनिक छावनी नहीं थी, बाकी जगह खेरवाड़ा, देवली, एरिनपुरा, इन सभी जगह सैनिक छावनियां थी। आगे बढ़ते हैं। बिथोड़ा के युद्ध में आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने 8 सितंबर 1857 को जोधपुर के राजा तख्त सिंह व कैप्टन हीथकोट को पराजित किया। वर्तमान में बिथोड़ा किस जिले में स्थित है? यहाँ से दोस्तों आपके 2-3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आहुआ का ठाकुर कौन था? कुशाल सिंह। बिथोड़ा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? तो ये हुआ ठाकुर कुशाल सिंह और जोधपुर के राजा तख्त सिंह की सेना व कैप्टन हीथकोट के मध्य। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बिथोड़ा किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन है अपना पाली, नागौर, जोधपुर और बाड़मेर। ऐसे अपन प्रत्येक क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ते हैं तो उस एक ही क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन अपन को अपने निकल कर आते हैं। तो क्वेश्चन है अपना बिथोड़ा किस जिले में स्थित है? आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन ए, पाली। बिथोड़ा किस जिले में स्थित है? पाली जिले में। और बिथोड़ा का युद्ध हुआ था दोस्तों 8 सितंबर 1857 को। और इसी प्रकार का एक युद्ध और हुआ था, चेलावास का युद्ध, जो हुआ था दोस्तों 18 सितंबर 1857 को। और चेलावास के युद्ध को काले गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। याद रखिएगा बिथोड़ा किस जिले में स्थित है? पाली में। और बिथोड़ा का युद्ध कब हुआ था? 8 सितंबर 1857 को। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? 10 मई 1857 को, 28 मई 1857 को, 16 मई 1857 को और 24 मई 1857 को। राजस्थान में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 28 मई 1857 को। और कहां से हुई थी ये हुई थी दोस्तों नसीराबाद छावनी से। आगे बढ़ते हैं। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर किसकी रचना है? ये रचना का नाम है आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर। किसकी रचना है? दूरसा आडा, बांकी दास, केसरी सिंह बारट, गिरधर आसिया। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों बांकी दास। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर किसकी रचना है दोस्तों? बांकी दास की। और ये डिंगल भाषा में लिखी गई रचना है। मारवाड़ के मानसिंह के दरबारी कवि थे कौन? बांकी दास। और इन्हें लाख पसाव की उपाधि भी मिली हुई थी, किनको? बांकी दास को। तो आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर किसकी रचना है दोस्तों? बांकी दास की। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, तात्या टोपे को उनके किस सहयोगी ने धोखे से नरवर के जंगलों में अंग्रेजों को पकड़वा दिया? गिरधर सिंह नरूका, मान सिंह नरूका, जय सिंह नरूका, भवानी सिंह नरूका। तात्या टोपे को उनके किस सहयोगी ने नरवर के जंगलों में अंग्रेजों को पकड़वा दिया? अब क्वेश्चन ये भी बन रहा है कि तात्या टोपे को कहां पर पकड़ा गया था? तो तात्या टोपे को पकड़ा गया था दोस्तों नरवर के जंगलों में। और किस सहयोगी ने धोखे से पकड़वा दिया था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मानसिंह नरूका। और ये कब पकड़ा था दोस्तों? 7 अप्रैल 1859 को पकड़ा गया था। और तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को फांसी दी गई थी। तो आप दोनों डेट याद रखिएगा। पकड़ा तो कब था? 7 अप्रैल 1859 को। और फांसी कब हुई थी? 18 अप्रैल 1859 को। आगे बढ़ते हैं। 3 जून 1857 की अर्धरात्रि को किस अंग्रेज अधिकारी की उपस्थिति में नीमच में क्रांति हुई? ऑप्शन है मेजर बर्टन, मेजर सावर्स, कर्नल अबोट, कर्नल होम्स। 3 जून 1857 की अर्धरात्रि को किस अंग्रेज अधिकारी की उपस्थिति में नीमच में क्रांति हुई? मेजर बर्टन, मेजर सावर्स, कर्नल अबोट और कर्नल होम्स। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नल अबोट। कर्नल अबोट की उपस्थिति में नीमच में क्रांति हुई थी 3 जून 1857 की अर्धरात्रि को। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रजामंडलों का मुख्य उद्देश्य था, यानी कि प्रजामंडल जो गठित होते थे उनका मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है
शासकों की सत्ता समाप्त करना, ब्रिटिश राज्य का अंत, नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष, सामाजिक कुरीतियों को मिटाना। प्रजामंडल स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना। आगे बढ़ते हैं। 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? भंवरलाल सराफ, बलवंत सिंह मेहता, जमनालाल बजाज, जीडी बिड़ला। 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जमनालाल बजाज। और जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कर्पूर चंद्र पाटनी की अध्यक्षता में हुई थी और राजस्थान का ये पहला प्रजामंडल था। कौन सा? जयपुर प्रजामंडल। आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चे का गठन किसने किया? विजय सिंह पथिक, दीनदयाल, मुंशी दीनानाथ, बाबा हरीश चंद्र। भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चे का गठन किसने किया? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, बाबा हरीश चंद्र। आजाद मोर्चे का गठन जो है दोस्तों 1942 ईस्वी में बाबा हरीश चंद्र द्वारा जयपुर प्रजामंडल में किया गया था। आजाद मोर्चे का गठन कौन से प्रजामंडल में किया गया था? जयपुर प्रजामंडल में। और कब किया था? 1942 ईस्वी में। और किसके द्वारा? बाबा हरीश चंद्र के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1931, 1933, 1934 और 1936। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई? आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन डी, 1936 में। और कहां पे हुई थी? कोलकाता में हुई थी। और इसके स्थापना करने वाले कौन थे? मगाराम वैद्य। आगे बढ़ते हैं। कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ? झालावाड़ प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल और कोटा प्रजामंडल। कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीकानेर प्रजामंडल। और कांगड़ कांड जो है दोस्तों 1946 में हुआ था। और इसी प्रकार का एक और कांड है डाबड़ा कांड, जो कि 13 मार्च 1947 को घटित हुआ था। तो दोनों को याद रखिएगा आप। कांगड़ कांड कब हुआ था? 1946 में। और डाबड़ा कांड कब हुआ था? 13 मार्च 1947 को। आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया था, तो ये दे रखे हैं। माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, चिरंजी लाल मिश्र, मोहनलाल सुखाड़िया। तो इनमें से कौन कौन से थे जो कि मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता थे जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया था? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बी डी। यानी कि कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता और मोहनलाल सुखाड़िया। ये तीनों थे, माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता और मोहनलाल सुखाड़िया, जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया था। आगे बढ़ते हैं। हाडोती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? मोतीलाल तेजावत, अभिन्न हरि, राम नारायण चौधरी, नैनू राम शर्मा। हाडोती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नैनू राम शर्मा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस मनाया? उदयपुर, कोटा, करौली, जोधपुर। किस राज्य के प्रजामंडल ने 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस मनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जोधपुर ने। कौन से प्रजामंडल ने 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस मनाया? तो राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर प्रजामंडल ने। आगे बढ़ते हैं। जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन है सत्यदेव विद्यालंकार, हरि नारायण शर्मा, काशीराम गुप्ता, मास्टर भोलानाथ। जून 1941 में अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, श्री सत्यदेव विद्यालंकार के द्वारा जागीर माफी प्रजामंडल राजगढ़ का उद्घाटन किया था, जो कि कब हुआ था? जून 1941 में। तो कौन से प्रजामंडल द्वारा आयोजित किया गया था? अलवर राज्य प्रजामंडल द्वारा। आगे बढ़ते हैं। चुन्नीलाल अमृतलाल पाइक का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से मुख्यतः जुड़ा रहा? बीकानेर प्रजामंडल, प्रतापगढ़ प्रजामंडल,
शाहपुरा प्रजामंडल, सिरोही प्रजामंडल। चुन्नीलाल अमृतलाल पाई का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से मुख्यतः जुड़ा रहा? इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, प्रतापगढ़ प्रजामंडल से। तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल 1935 ईस्वी में चुन्नीलाल और अमृतलाल के प्रयासों से स्थापित हुआ था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में देशी रियासतों को भारत का अभिन्न अंग माना गया? नागपुर अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में देशी रियासतों को भारत का अभिन्न अंग माना गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिपुरा अधिवेशन। और हरिपुरा अधिवेशन हुआ था 1938 में, जिसकी अध्यक्षता करी थी दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने। याद रखिएगा, अध्यक्षता किसने करी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। और ये कब आयोजित हुआ था? 1938 में। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस प्रजामंडल का गठन सर्वप्रथम हुआ? मेवाड़, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर। निम्न में से किस प्रजामंडल का गठन सर्वप्रथम हुआ? इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा जयपुर का। राजस्थान का पहला प्रजामंडल कौन सा है? जयपुर प्रजामंडल। आगे बढ़ते हैं। हीरालाल शास्त्री ने सितंबर 1942 ईस्वी में किसके साथ जेंटलमैन्स एग्रीमेंट किया? मिर्जा हुसैन, मिर्जा इस्माइल, मिर्जा अहमद और मिर्जा इकबाल। हीरालाल शास्त्री ने सितंबर 1942 ईस्वी में किसके साथ जेंटलमैन्स एग्रीमेंट किया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मिर्जा इस्माइल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और इसकी डिटेल दे रखी है। सन 1942 में जयपुर प्रजामंडल के तत्कालीन अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री व रियासती प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के बीच जेंटलमैन्स समझौता हुआ, जिसमें प्रजामंडल को भारत छोड़ो आंदोलन से अलग रखा गया। तो ये कब हुआ था? ये 1942 में। और ये जो मिर्जा इस्माइल थे, ये कौन थे? रियासती प्रधानमंत्री थे मिर्जा इस्माइल। तो हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच में जेंटलमैन समझौता हुआ था, जिसका उद्देश्य था कि प्रजामंडल को भारत छोड़ो आंदोलन से अलग रखना। ये इसका मुख्य उद्देश्य था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले राजस्थान के शासक थे। ऑप्शन है सर जयसिंह अलवर, गंगा सिंह बीकानेर, उदयभान सिंह धौलपुर और उपयुक्त सभी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले राजस्थान के शासक कौन थे दोस्तों? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यानी कि सर जयसिंह अलवर ने भी भाग लिया था, गंगा सिंह बीकानेर ने भी भाग लिया था और उदयभान सिंह धौलपुर ने भी भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं। 1919 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना की गई? ऑप्शन है जय नारायण व्यास, जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री, अर्जुन लाल सेठी। 1919 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जमनालाल बजाज। आगे बढ़ते हैं। मारवाड़ लोक परिषद का सक्रिय कार्यकर्ता जो जेल में भूख हड़ताल कर जून 1942 को शहीद हो गया? ऑप्शन है बाल मुकुंद बिस्सा, सागरमल गोपा, जय नारायण व्यास, भंवरलाल सर्राफ। मारवाड़ लोक परिषद का सक्रिय कार्यकर्ता जो जेल में भूख हड़ताल कर जून 1942 को शहीद हो गया, कौन थे दोस्तों वो? इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल मुकुंद बिस्सा। और इनको जून 1942 को शहीद हो गया। इनकी वो तारीख क्या थी जून 1942 में? तो वो तारीख थी दोस्तों 19 जून 1942। और बाल मुकुंद बिस्सा को दोस्तों राजस्थान का जतिन दास भी कहा जाता है। ये भी आप याद रखिएगा, राजस्थान का जतिन दास किसे कहा जाता है? बाल मुकुंद बिस्सा को। आगे बढ़ते हैं। देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम प्रांतीय अधिवेशन कहाँ हुआ? अजमेर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर। देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम प्रांतीय अधिवेशन कहाँ पे हुआ? आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन ए, अजमेर। और ये हुआ था दोस्तों 23-24 नवंबर 1928 को। डेट भी याद रखिएगा, 23-24 नवंबर 1928। और कहाँ पे हुआ था? अजमेर में। आगे बढ़ते हैं। चांदमल सुराणा द्वारा स्थापित
मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन किसने किया? जय नारायण व्यास, भंवरलाल सराफ, रणछोड़ गट्टानी, जमनालाल बजाज। चांदमल सुराणा द्वारा स्थापित मारवाड़ हितकारिणी सभा का पुनर्गठन किसने किया? आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन ए, जय नारायण व्यास ने। और गठन हुआ था इसका दोस्तों 1918 में, और पुनर्गठन कब किया गया? 1923 में, जो कि किसके द्वारा किया गया? जय नारायण व्यास के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। कन्हैया लाल व स्वामी गोपाल दास ने मिलकर कहां सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की? बीकानेर, चूरू, नागौर, जोधपुर। यहाँ पे बात कर रहे हैं दोस्तों सर्वहितकारिणी सभा की। कन्हैया लाल व स्वामी गोपाल दास ने मिलकर कहां सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की? आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन बी, चूरू में। कहां पर की दोस्तों? चूरू में। और किन्होंने की? कन्हैया लाल और स्वामी गोपाल दास ने। आगे बढ़ते हैं। बीरबल सिंह हत्याकांड का संबंध किस प्रजामंडल से रहा? जोधपुर, मेवाड़, धौलपुर, बीकानेर। बीरबल सिंह हत्याकांड का संबंध किस प्रजामंडल से रहा? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, बीकानेर से। आगे बढ़ते हैं। जैसलमेर में जन जागृति लाने का श्रेय किसे प्राप्त है? सागरमल गोपा, बाल मुकुंद बिस्सा, रघुनाथ मेहता और मिठा लाल। जैसलमेर में जन जागृति लाने का श्रेय किसे प्राप्त है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, सागरमल गोपा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मेवाड़ राज्य का संविधान किसने तैयार किया? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मेवाड़ राज्य का संविधान किसने तैयार किया? माणिक्यलाल वर्मा, बी.एन. राव, के.एम. मुंशी और डॉक्टर अंबेडकर। आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन सी, के.एम. मुंशी। मेवाड़ राज्य का संविधान किसने तैयार किया? के.एम. मुंशी ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता, माणिक्यलाल वर्मा, भूरेलाल बयां, रमेश अंबेडकर। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बलवंत सिंह मेहता। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मारवाड़ लोक परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे अभयमल मेहता, भंवरलाल सराफ, जय नारायण व्यास, रणछोड़ गट्टानी। मारवाड़ लोक परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रणछोड़ गट्टानी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तोल आंदोलन कहां चला? मारवाड़ में, मेवाड़ में, मेवात में और हाडोती में। तोल आंदोलन कहां चला? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मारवाड़ में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। जेबी कृपलानी व विजय लक्ष्मी पंडित किस प्रजामंडल में आए? मारवाड़ में, मेवाड़ में, जयपुर में और बीकानेर में। जेबी कृपलानी व विजय लक्ष्मी पंडित किस प्रजामंडल में आए? इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल में। और इस प्रजामंडल का पहला अधिवेशन दोस्तों 25-26 नवंबर 1941 को हुआ था उदयपुर के शाहपुरा हवेली में, और जिसकी अध्यक्षता करी थी दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा ने। तो पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? उदयपुर के शाहपुरा हवेली में, जिसकी अध्यक्षता करी थी माणिक्यलाल वर्मा ने। और कब हुआ था? तो 25-26 नवंबर 1941 को। नेक्स्ट बढ़ते हैं। डूंगरपुर सेवा संघ की स्थापना किसने की? भोगीलाल पंड्या, गुरु गोविंद गिरी, ठक्कर बापा और हरिदेव जोशी। डूंगरपुर सेवा संघ की स्थापना किसने की? आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन ए, भोगीलाल पंड्या ने। आगे बढ़ते हैं। हरिनारायण शर्मा व कुंज बिहारी लाल मोदी किस रियासत के राजनीतिक कार्यकर्ता थे? सिरोही, भरतपुर, अलवर और करौली। हरिनारायण शर्मा व कुंज बिहारी लाल मोदी किस रियासत के राजनीतिक कार्यकर्ता थे? इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलवर। हरिनारायण शर्मा व कुंज बिहारी लाल मोदी का संबंध कहां से है? अलवर रियासत से। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। राज्य की किस माइंस को जियो पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? माइंस का मतलब होता है यानी कि खान, खनिजों की जो खान होती है उसे माइंस के नाम से जानते हैं। और राज्य के किस माइंस को जियो पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? जावर माइंस, जामरकोटड़ा माइंस, डाबला माइंस, धूर हुंडेर माइंस। तो राज्य की कौन सी माइंस है जिसे जियो पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
जावर माइंस, जो कि ये दोस्तों कहाँ पे स्थित है, सलूम्बर में स्थित है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है दोस्तों जिंक के लिए। कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है, जिंक के लिए प्रसिद्ध है। ये पहले उदयपुर में आती थी, लेकिन नए जिले बनने के बाद कौन से जिले में आ गए, सलूम्बर जिले में। आगे बढ़ते हैं। काजरी द्वारा खेजड़ी की एक नई किस्म तैयार की गई जिसका नाम क्या रखा, थार समी, थार शोभा, थार लकी और चेतक। आपके लिए एक और क्वेश्चन है दोस्तों, काजरी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये आपको कमेंट में बताना है कि काजरी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। और क्वेश्चन ये है अपना कि काजरी द्वारा खेजड़ी की एक नई किस्म तैयार की गई जिसका नाम क्या रखा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, थार शोभा। और ये आया हुआ क्वेश्चन भी है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी खेजड़ी की कौन सी किस्म तैयार की था काजरी के द्वारा, थार शोभा। आगे बढ़ते हैं। बादशाह का मेला आयोजित होता है कोलूमंड, नारायणा, ब्यावर और किशनगढ़। बादशाह का मेला कहाँ आयोजित होता है, इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्यावर में। ब्यावर पहले अजमेर जिले के अंतर्गत आता था, लेकिन अब ब्यावर अलग से जिला बन गया। बादशाह का मेला कहाँ लगता है, ब्यावर में। आगे बढ़ते हैं। किस शासक के शासन काल में कोटा का दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ, माधो सिंह प्रथम, उम्मेद सिंह, अनिरुद्ध सिंह, झाला जालिम सिंह। किस शासक के शासन काल में कोटा का दशहरा मेला लगना प्रारंभ हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, उम्मेद सिंह। किस शासक के शासन काल में कोटा का दशहरा लगना प्रारंभ हुआ, उम्मेद सिंह के शासन काल में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, रमाबाई, मीराबाई, गौरीबाई, अल्लाह जिलाई बाई। निम्नलिखित में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है, इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित राजस्थान के किलों में से कौन सा दुर्ग यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ऑप्शन है तारागढ़ बूंदी, जयगढ़, जूनागढ़, आमेर का किला। ये तारागढ़ के पीछे स्थान का नाम इसलिए लिखा जाता है दोस्तों क्योंकि तारागढ़ नाम से राजस्थान में दो किले हैं, एक तो तारागढ़ बूंदी में है और दूसरा तारागढ़ जो है वो कहाँ पे है, अजमेर में। इसलिए तारागढ़ किला जब भी नाम आता है तो तारागढ़ के पीछे हमेशा उसकी जगह का नाम दिया हुआ होता है। तो इनमें से कौन सा किला है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा है, ऑप्शन डी, आमेर का किला। और राजस्थान के दुर्ग है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में राजस्थान के 6 दुर्ग ऐसे हैं जिनको इस सूची में शामिल किया गया है, और वो कब किया है, 2013 में। तो वो 6 दुर्ग कौन कौन से हैं, पहला है जैसलमेर, दूसरा गागरोड, तीसरा चित्तौड़, चौथा रणथंभौर, पांचवा कुंभलगढ़ और छठा है आमेर। तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के 6 ऐसे दुर्ग हैं जिनको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर रखा है, जैसलमेर, गागरोन, चित्तौड़, रणथंभौर, कुंभलगढ़ और आमेर। और आपने इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, आमेर का किला। आगे बढ़ते हैं। कौन सा किला पहले बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था, टोडगढ़, आमेर, तारागढ़, सोनारगढ़। कौन सा किला पहले बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था, तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, टोडगढ़। आगे बढ़ते हैं। 1544 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने किस दुर्ग पर अधिकार कर लिया, आमेर, कुंभलगढ़, रणथंभौर, मेहरानगढ़। कौन सा दुर्ग है जिस पर शेर शाह सूरी ने 1544 ईस्वी में अधिकार कर लिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, मेहरानगढ़। आगे बढ़ते हैं। ऐसा किला रानी जाय के पास भले ही हो लेकिन ठकुरानी जाय के पास नहीं, किस दुर्ग के संदर्भ में यह उक्ति है, यानी कि ये कथन जो है कि ऐसा किला रानी जाय के पास भले ही हो लेकिन ठकुरानी जाय के पास नहीं, ये कथन कौन से दुर्ग के संदर्भ में है। ऑप्शन है बसंतगढ़ दुर्ग, कुचामन दुर्ग, तिम्मनगढ़ दुर्ग और मंडरायल दुर्ग। कौन से दुर्ग के बारे में ऐसा कथन है कि ऐसा किला रानी जाय के पास भले ही हो लेकिन ठकुरानी जाय के पास नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कुचामन दुर्ग। ये जो कथन दे रखा है ये कौन से दुर्ग के संदर्भ में है, कुचामन दुर्ग के संदर्भ में। आगे बढ़ते हैं। किस दुर्ग के महलों के बारे में विशब हेबर ने यह कहा कि मैंने क्रेमलिन में जो देखा वह अल ब्रह्मा के बारे में सुना है, उससे बढ़कर यह महल है। ऑप्शन है बूंदी दुर्ग, आमेर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग।
और ये कथन किसका है? विसब हेबर का है। और कथन क्या है कि मैंने क्रेमलिन में जो देखा है वह अल ब्रह्मा के बारे में सुना है, उससे बढ़कर यह महल है। यानी कि ऐसा कथन राजस्थान के कौन से दुर्ग के बारे में विसब हेबर ने कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, आमेर दुर्ग। आगे बढ़ते हैं। किसने रणथंभौर दुर्ग के तात्पर्य में यह कहा कि राजपूताने के सभी दुर्ग नंगे हैं लेकिन यह दुर्ग बख्तरबंद दुर्ग हैं? यानी कि कौन से दुर्ग के संदर्भ, किसने ये कहा रणथंभौर दुर्ग के संदर्भ में कि राजपूताने के सभी दुर्ग नंगे हैं लेकिन यह दुर्ग बख्तरबंद है? तो ये किसने कहा? ऑप्शन है रुडयार्ड किपलिंग, कर्नल टॉड, विसब हेबर, अबुल फजल। रणथंभौर दुर्ग के बारे में ये कथन किसने कहा कि राजपूताने के सब दुर्ग नंगे हैं लेकिन ये दुर्ग बख्तरबंद दुर्ग है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, अबुल फजल। और ये भी इंपॉर्टेंट कथन है, ये कई बार एग्जामों में पूछा हुआ कथन है कि रणथंभौर दुर्ग के बारे में ये किसने कहा कि राजस्थान के सब दुर्ग नंगे हैं लेकिन ये दुर्ग बख्तरबंद है। तो इसे याद रखिएगा, किसने कहा? अबुल फजल ने। आगे बढ़ते हैं। सुमेलित युग्म नहीं है। ऑप्शन ए है बिहेड या फिर वन में बने दुर्ग वन दुर्ग कहे जाते हैं। ऑप्शन बी है मरुस्थल या रेत में बने दुर्गों को धानवन दुर्ग कहते हैं। ऑप्शन सी है जल से गिरे हुए दुर्गों को पारिद दुर्ग कहते हैं। और ऑप्शन डी है जिन दुर्गों के चारों ओर खाई होती है उसे पारिक दुर्ग कहते हैं। तो इनमें से सुमेलित युग्म नहीं है, यानी कि ये जो कथन दे रखे हैं इनमें से गलत युग्म को अपन को बताना है। इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये दोस्तों राजस्थान में जो दुर्ग हैं उन दुर्गों के प्रकारों से संबंधित क्वेश्चन है। तो कौन सा राइट आंसर है अपन का कि जल से गिरे हुए दुर्गों को पारी दुर्ग कहते हैं? ये कथन गलत है, जबकि जल से गिरे हुए दुर्गों को तो क्या कहा जाता है? जल दुर्ग। क्या कहा जाता है? जल दुर्ग। नीचे इसका थोड़ी डिटेल दे रखी है। औदक या जल दुर्ग जल से गिरे हुए दुर्ग को कहा जाता है। और पारिद दुर्ग किसे कहते हैं? जिसके चारों ओर मजबूत परकोटा हो, यानी कि बीच में ऐसे किला बना हो और उसके चारों ओर मजबूत दीवार का एक परकोटा हो, उसे किस नाम से जानते हैं? पारिद दुर्ग के नाम से। तो ये भी याद रखिएगा, औदक या फिर जल दुर्ग किसे कहते हैं? जल से गिरे हुए दुर्ग को। और पारिद दुर्ग किसको कहते हैं? जिसके चारों ओर मजबूत परकोटा हो। आगे बढ़ते हैं। सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2, यानी कि एक साइड में दुर्गों के नाम दे रखे हैं और एक साइड में उनके निर्माणकर्ता के नाम दे रखे हैं। तो इनको अपन को सुमेलित करना है, तो अपन डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? चित्रांगद मौर्य ने। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण राणा कुंभा ने। जैसलमेर दुर्ग का निर्माण शालिवाहन द्वितीय ने। और सिवाना दुर्ग का निर्माण वीर नारायण पंवार ने। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से गलत युग्म है। जालोर दुर्ग, जलालाबाद, ये उपनाम दे रखे हैं, एक साइड में उपनाम और एक साइड में दुर्गों के नाम। जालोर दुर्ग, जलालाबाद, तारागढ़ दुर्ग, पूर्व का जिब्राल्टर, सिवाना दुर्ग, मुस्तफाबाद, मांडलगढ़ दुर्ग, कटोरे नुमा आकृति। तो इनमें से गलत युग्म कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिवाना दुर्ग, मुस्तफाबाद। ये गलत है, जबकि सिवाना दुर्ग को क्या कहा जाता है? सिवाना दुर्ग को कहा जाता है दोस्तों खेराबाद। सिवाना दुर्ग का उपनाम क्या है? खेराबाद। और ये आपको कमेंट करके बताना है कि सिवाना दुर्ग का नाम खेराबाद किसने रखा, इसके बारे में आपको कमेंट करके बताना है। जालोर दुर्ग को जलालाबाद कहा जाता है। तारागढ़ दुर्ग को पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है। मांडलगढ़ दुर्ग की आकृति कटोरे नुमा है। और सिवाना दुर्ग को क्या कहा जाता है? खेराबाद। आगे बढ़ते हैं। धार्मिक स्थिति से संबंधित हवन, यज्ञ, अनुष्ठानों तथा मंदिरों की स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। ऑप्शन है कालीबंगा, भीनमाल, बयाना, बैराट। यहाँ पे बयान लिखा हुआ है, सही क्या है? बयाना। यानी कि सभ्यताओं से संबंधित है। ये जो क्वेश्चन में अपन को जो इनकी विशेषता दे रखी है, धार्मिक स्थिति से संबंधित हवन, यज्ञ, अनुष्ठानों तथा मंदिरों की स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि ये विशेषता कौन सी सभ्यता की है? तो इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कालीबंगा। यानी कि ये जो भी दे रखा है कि धार्मिक स्थिति से संबंधित हवन, यज्ञ, अनुष्ठानों तथा मंदिरों की स्थिति की जानकारी कौन सी सभ्यता से प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालीबंगा से। आगे बढ़ते हैं। किसने कहा कि भारतवर्ष के भवनों में
ताजमहल के बाद यदि कोई भवन यानी कि मंदिर है तो वह विमल साई जैन मंदिर आदिनाथ जी हैं। ऑप्शन है फर्ग्यूसन, किपलिंग, कर्नल टॉड, बिशप हेबर। आदिनाथ जी जैन मंदिर के बारे में किसने यह कहा कि भारतवर्ष के भवनों में ताजमहल के बाद यदि कोई भवन है तो वह विमल साई जैन मंदिर आदिनाथ जी हैं। ये कथन आदिनाथ जी के बारे में किसने कहा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कर्नल जेम्स टॉड ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बूंदी दुर्ग में बने हुए महलों के संदर्भ में किसने लिखा है कि इनका निर्माण भूत प्रेतों द्वारा किया गया है? पूरा कथन ये है कि इनका निर्माण मानव नहीं बल्कि भूत प्रेतों के द्वारा किया गया है। बूंदी के दुर्गों के बारे में ये कथन कहा गया है और ये कथन किसने कहा? ऑप्शन है किपलिंग, बिशप हेबर, कर्नल टॉड, फर्ग्यूसन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किपलिंग। किपलिंग ने बूंदी के दुर्गों के बारे में कहा है कि इनका निर्माण मानव नहीं बल्कि भूत प्रेतों के द्वारा किया गया है, यानी कि वो इतने सुंदर बनाए गए हैं। तो बिशप किपलिंग ने ऐसा कहा कि इनका निर्माण मानव नहीं बल्कि भूत प्रेतों के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से असत्य तथ्य को पहचानिए, यानी गलत युग्म को बताना है। मूसी महारानी की छतरी अलवर, गोपाल सिंह की छतरी करौली, राम गोपाल पोद्दार की छतरी रामगढ़ और राम गोपाल पालीवाल की छतरी बीकानेर। इनमें से गलत को अपन को बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राम गोपाल पालीवाल की छतरी बीकानेर में नहीं है। राम गोपाल पालीवाल की छतरी कहाँ पे है? जैसलमेर में। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, यहाँ पे भी अपन को गलत युग्म को बताना है। कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कुंभलगढ़, ब्राह्मण देवता की छतरी मंडोर, 80 खंभों की छतरी बूंदी, मामा भांजा की छतरी जोधपुर। इसका सही और सटीक आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 80 खंभों की छतरी बूंदी में न होकर 80 खंभों की छतरी कहाँ पे है? अलवर में। और बूंदी में कौन सी छतरी है? बूंदी में है दोस्तों 84 खंभों की छतरी। और ये दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। 80 खंभों की छतरी कहाँ पे है? अलवर में। और 84 खंभों की छतरी कहाँ पे है? बूंदी में। और इसके अलावा भी अपन और भी क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो रहे हैं। कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कहाँ पे है? कुंभलगढ़ में। ब्राह्मण देवता की छतरी कहाँ पे है? मंडोर में। मामा भांजा की छतरी कहाँ पे? जोधपुर में। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। राजस्थान की किस हवेली को बनाने वाले कारीगरों ने ताजमहल के कारीगरों के समान हाथ काट लिए थे? कि काट लिए थे तो नहीं, ऐसा कौन चाहेगा जो वो खुद उसका निर्माण करे और अपने हाथ स्वयं काट रहे, यानी कि उनके हाथ किसी दूसरों ने, वहां के जो राज शासक था उसने वहां उनके हाथ कटवाए थे। कि इसलिए कटवाए थे कि ऐसा जिस हवेली का निर्माण किया था, ऐसी हवेली का निर्माण ये दूसरी जगह कहीं पर न कर सके, यानी कि वो इतनी सुंदर हवेली बनाई थी उन्होंने। तो वो कौन सी हवेली के कारीगरों के साथ ऐसा हुआ था? ऑप्शन है पटवा की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, मोहन सिंह जी की हवेली। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, नथमल की हवेली। और इसको बनाने वाले इसके वास्तुकार थे जिनका नाम था हाथी और लालू। ये दोनों उसके कारीगर थे जो नथमल की हवेली बनाने के बाद इन दोनों के हाथ काट दिए गए थे। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का वह शहर जिसे झरोकों, खिड़कियों तथा जालियों वाला शहर कहा जाता है? झुंझुनू, जैसलमेर, उदयपुर, सीकर। राजस्थान का वह शहर जिसे झरोकों, खिड़कियों तथा जालियों वाला शहर कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, जैसलमेर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी का निर्माण आसकरण की किस रानी ने करवाया? राम रसदे, कोडम दे, खिंचेड़ी देवी, प्रिमल दे। डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी का निर्माण आसकरण की किस रानी ने करवाया? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिमल दे। और इसको कभी कभार इसका नाम प्रेमल दे भी आ जाता है, प्रेमल दे या फिर प्रेमल देवी। तो आप कंफ्यूज मत होना, प्रेमल दे या प्रिमल देवी दोनों एक ही इसके नाम है। तो ये कहाँ पे है? नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में स्थित है। और इस बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? आसकरण की रानी प्रिमल देवी ने। आगे बढ़ते हैं। शक्कर पीर बाबा के नाम से प्रसिद्ध
हजरत हाजिब शक्कर बादशाह की दरगाह स्थित हैं? नागौर, नरहड़, गलियाकोट, सरवाड़। शक्कर पीर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हजरत हाजिब शक्कर बादशाह की दरगाह कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नरहड़ में। कहाँ पे है? नरहड़ में। नेक्स्ट बढ़ते हैं। किस शैली के चित्रों को रहस्यमयी कल्पनाओं का अमूर्त सोपान कहते हैं? मेवाड़ शैली, जैसलमेर शैली, किशनगढ़ शैली, अलवर शैली। किस शैली के चित्रों को रहस्यमयी कल्पनाओं का अमूर्त सोपान कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, किशनगढ़ शैली। आगे बढ़ते हैं। अपने लघु चित्रों को समृद्ध करने वाले चित्रकारों में एक स्त्री चित्रकार का प्रमुख स्थान है, वह है, इनकी वह कौन सी स्त्री चित्रकार है? ऑप्शन है सीरीन, तारिणी, नौशीन और साहिबा। उस महिला चित्रकार का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साहिबा। इसी के साथ दोस्तों आज का अपना वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों इस पैनल का पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो निवेदन है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।